हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पर। तो आज हम करने वाले हैं 2 जून का पेपर डिस्कस। यस, ये 2 जून का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 3 जून तक के पेपर को डिस्कस किया है। 10 जून, देन 9 जून, 8 जून, 7 जून एंड उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था 6 जून, 5 जून, 3 जून। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 2 जून। यस, 2 जून के हम सारे शिफ्ट के पेपर आपसे डिस्कस करेंगे जो कि CHSL के एग्जाम के पेपर हैं एंड दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम ऑफ CHSL। तो चलिए, लेट अस बिगिन विद द सेशन। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप एक एक क्वेश्चन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे एंड एक एक क्वेश्चन का आप मीनिंग समझते हुए चलेंगे। एंड बिलीव मी, अभी तक जितने भी पेपर हमने डिस्कस किए थे इंग्लिश में, आपने पैटर्न देखा है कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से कितने पार्ट में से आते हैं, आपके पास रीअरेंजमेंट आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं एंड देयर आर वेरियस टॉपिक्स लाइक मोस्टली जो पार्ट कवर हो रहा है दैट इज फ्रॉम वोकैबुलरी पार्ट, जिसमें आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, एंटोनियम सिनोनियम्स पूछा जा रहा है एंड आफ्टर दैट आपसे जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है उसको पूछा जा रहा है। आफ्टर दैट वी हैव एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको देखने के लिए मिले लमसम। वोकैबुलरी के पार्ट से अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी आया है। तो आपका जो पूरा मिला जुला पेपर आया है, टॉपिक्स आपके सारे कवर हो रहे हैं, वो भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आपने देखा कि कोई भी किसी भी एक चीज के पीछे नहीं पड़ गया CHSL। मतलब हाँ, वोकैबुलरी उन्होंने बहुत अच्छी ली है, लेकिन हमने देखा है कि वोकैबुलरी में भी मोस्टली आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस से ही आंसर को एनालाइज कर पाते हैं। तो आज हम यहाँ पर 2 जून का पेपर है जो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, लेट अस बिगिन विद द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। यहां मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ अपना। यहां लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है भाई? मीनिंग बताना है ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब एक ईडियम आपको गिवन है जिसका मीनिंग आपको बताना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, ईडियम क्या है? व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट आपने देखा होगा, तो आई थिंक एलिफेंट तो आपने, अगर आप इंडिया में तो नहीं देखा होगा, बट व्हाइट एलिफेंट यू मस्ट हैव सीन इन अफ्रीका। हम लोगों को सुनने के लिए आता है, पिक्चर्स में आपने जरूर देखा होगा, मूवीज में देखा होगा एंड ओवरऑल बुक्स में भी देखा होगा। तो अगर आप बात करें कि व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए व्हाइट एलिफेंट बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली माना जाता है, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं है। भाई एलिफेंट ही तो है, तो एलिफेंट तो कोई भी कलर का हो सकता है। बेसिकली जो व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मीनिंग हो जाता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। मतलब जिसके पोजेशन का कोई भी एक यूज नहीं है, बस वो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थर्ड हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर क्या पूछा गया? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या बताना है भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसी भी एक वर्ड का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कौन सा सेंटेंस गिवन है? वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड। बहुत ही सिंपल है। किसी चीज को जब आप तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, आपस में बांट सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? इज इट रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिविजिबल? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। मैथ्स में होता था ना कि आपको डिवीजन का क्वेश्चन करना होता था, तो उसमें एक रिमाइंडर निकल कर आता था, एक क्वोशिएंट होता था, एक डिविडेंड होता था। वेल, यहाँ पर जो चीज डिवाइड की जा सकती है, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डिविजिबल। जिसको डिवाइड किया जा सके दैट इज कॉल्ड डिविजिबल। रिमाइंडर पे तो आपको याद होगा ना, कुछ ना कुछ डिवाइड का इस तरह से सम होता था। फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4 और इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है ना, तो माइनस कर देते थे यहाँ पर। वेल, ये कुछ मैथ्स वाला पैटर्न होता था। कहाँ मैं मैथ्स आपको पढ़ाने बैठ गई? नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज डिविजिबल, है ना। इसको हम रब कर देते हैं, वरना कोई सोचने लगेगा मैथ्स भी पढ़ाने लग गई मैम, है ना। नहीं भैया, मैथ्स पढ़ाना तो मजे वाली बात है। खैर चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम आपको बताना है। वोकैबुलरी में से एक क्वेश्चन है। अभी हमने वोकैब का एक और क्वेश्चन देखा था, दैट इज इडियम एंड फ्रेजेस। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज सिनोनियम। अब आपको सिनोनियम बताना है कि सिनोनियम क्या होगा। तो बेंटर का सिनोनियम आपको बताना है कि बेंटर किसको बोला जाता है। तो बेंटर बेसिकली बोला जाता है, यहाँ इसका सिनोनियम हो जाएगा आपका त्रिपाठी।
यस, बेंटर का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी रिपार्टी, तो रिपार्टी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, रिपार्टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड। अब इसमें कुछ सेंटेंस का कुछ पार्ट है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है, आगे क्या कह रहा है, एंड गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। अब जो भी पार्ट्स में गिवन है ये, इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, और अगर करेक्टली है रेक्टिफाइज द एरर, तो आपको क्या करना होगा, मतलब जो उसको करेक्टली रेक्टिफाई करता है वो ऑप्शन को आपको उससे रिप्लेस करना है। तो इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस बाय मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल। अब देखिए, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस बाय मेंटेनिंग, जैसे ही हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंट की बात आ रही है, तो प्रिवेंट के साथ आपको हमेशा याद रखना है कि प्रिवेंट के साथ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम, है ना, प्रिवेंट के बाद हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ऑफ प्रिवेंट वन सेल्फ, है ना, तो ये तो नहीं होगा, तो इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ, यहां तक तो बात सही है। टू अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल ऑन मेंटेनिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो अगर हम इसको पूरा देखें तो इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ। अब देखिए, प्रिवेंट किससे करना है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से प्रिवेंट करना है, तो विद की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, फ्रॉम आ जाना चाहिए, ठीक है, विद की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, तो यहाँ पर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। मेंटेनिंग के लिए बाय यूज करा है, लेकिन यहाँ पर प्रिवेंट के लिए हम प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, तो विद को क्या रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर फ्रॉम रिप्लेस कर देगा, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू पुट समवन्स बैकअप। अब देखो यहाँ पर समवन्स बैकअप, टू पुट समवन्स बैकअप, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर बैकअप से बिल्कुल भी ये मत सोच लेना जैसे आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब आपने कंप्यूटर में बैकअप ले रखा है, मोबाइल में बैकअप ले रखा है, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, बल्कि किसी को बैकअप देने का मीनिंग होता है कि आप किसी को एनॉय कर रहे हो, किसी को गुस्सा दिला रहे हो, किसी को इरिटेट कर रहे हो। तो लेट अस सी द ऑप्शंस, टू फ्लैटर समवन नहीं, टू इरिटेट समवन, टू डिसीव समवन नहीं, टू हेल्प समवन नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी के बैक को आप रखना, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी को आप परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि वर्ड्स मूवमेंट, करियर, कैरियर या फिर फ्रीडम। तो कैरियर भी एक वर्ड होता है, करियर एक वर्ड होता है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन दोनों की चेंज होती है। अब जैसे करियर है, तो करियर मतलब जो आपका पूरा जीवन में जो आपका करियर आपको देखना है कि मतलब आपको पढ़ने के बाद क्या बनना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो दैट इज योर करियर, है ना। और उसके बाद कैरियर मतलब किसी चीज को कैरी करने वाली कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड कैरियर। इनफैक्ट काफी लोग ना क्या करते हैं कि करियर और कैरियर के प्रोनाउंसिएशन में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दिस इज करियर एंड दिस इज कैरियर, जो आपका साइकिल के पीछे भी होता है दैट इज कॉल्ड कैरियर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, FREEDOM। तो फ्रीडम की स्पेलिंग ये होती है जिसका मतलब है लिबर्टी, आजादी, तो फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। अब अंडरलाइंड वर्ड क्या है जी, समझ में आ रहा है, ही हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज कंपटीशन, जैसे कि आप भी लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CHSL इज आल्सो कंपटीशन। तो कंपटीशन की करेक्ट स्पेलिंग भैया हमें नहीं आएगी तो किसे आएगी, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी कंपटीशन की करेक्ट स्पेलिंग, COMPETITION। तो यहां पर करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी जी हमारी, ये फोर्थ वाली, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, फोर्थ स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी, दैट इज COMPETITION, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ अब आपको इस सेंटेंस को, अरे वाह, एक्टिव पैसिव वॉइस जब भी आ जाता है तो भैया हमें बड़े मजे आ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर में ना आधे से ज्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस पड़ जाए। ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें पता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना है और वर्ब को मैच करना है, वही हमारा आंसर फिक्स हो जाता है। क्योंकि जब कंपटीशन में एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है ना, तो माय गॉड कि वहां पर क्या होते हैं, ऑप्शंस में आंसर ऑलरेडी गिवन है, हमको तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा कुछ करने की, मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द डोर वाज ओपन्ड बाय द चिल्ड्रन फॉर देयर फादर, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है और यहाँ पर क्या लिखा है, वाज ओपन्ड, मतलब ये सेंटेंस किसका रहा होगा, पास्ट का रहा होगा और पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ने क्या करा होगा भैया, फादर के लिए अपने डोर को ओपन कर दिया गया होगा। तो द चिल्ड्रन वाज ओपन्ड, तो चिल्ड्रन थोड़ी ना ओपन हो गए भैया, ये कैसी बात हो गई, चिल्ड्रन आर ओपन, तो आर ओपन तो आ ही नहीं सकता, है ना।
चिल्ड्रन ओपेंड, तो हमें सीधे सीधे वॉज ओपन के लिए पास्ट को यूज करना है, तो ये थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन्स हमारा यूज नहीं हो सकता, प्रेजेंट टेंस की बात है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ वर्ब से वर्ब को मैच करना है, तो भैया वर्ब से वर्ब को मिला और अपना आंसर लॉक लगा, है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Select the most appropriate option to fill in the blank. हमें इनमें से एक ऑप्शन को देखना है जो कि ब्लैंक में फिल किया जा सके। एंड जब भी इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना तो भैया मजे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तो फॉर्म्स में है कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, मतलब इसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव में दे रखा है, तो भैया एक ही चीज तो आएगी ना, वो डिग्री हमको पहचाननी है। दो ही इज स्टाउट ही रन्स डैश। अब जब ही रन्स एक सिंपल फॉर्म ही तो हमको लिखनी है, हमें यहाँ पर किसी से कंपैरिजन करने के लिए नहीं किया गया। तो जब कंपैरिजन नहीं करने के लिए किया गया तो भैया पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एक सीक्रेट बताऊं, फास्टली कभी कोई वर्ड होता ही नहीं है। वर्ड होता है फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। फास्टली वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग फास्टली का कभी भी यूज नहीं कर सकते। फास्ट इज एन एडवर्ब, है ना, तो और एडजेक्टिव भी है, तो हम फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट यूज कर सकते हैं, बट फास्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या पूछा गया भाई आपसे, हाईलाइटेड ईडियम का आपसे मीनिंग पूछा गया। मैं बता देती हूँ हाईलाइटेड ईडियम क्या है। इसमें द एक्टर्स डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है भैया, तो इसका मीनिंग होता है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपसे क्या पूछा गया भैया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो समरी आ गया, इमिग्रेट आ गया, राइवलरी आ गया, ग्रैंड्योर आ गया, क्या होगा इसमें आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है किसी से कंपटीशन करना। तो राइवलरी की स्पेलिंग क्या होती है जी, RIVAL, राइवल, और RY लगा तो ये हो गया राइवलरी। तो राइवलरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड की स्पेलिंग कैसी है, गलत दे रखी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, थर्ड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपसे सिनोनियम पूछा गया गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड क्या है, ऑस्टेयर। और ऑस्टेयर का मीनिंग होता है जो बिल्कुल सिंपल हो, सोबर हो, शांत हो, मतलब बिल्कुल क्वाइट हो, है ना। तो ऑस्टेयर हम उसे बोलते हैं। जैसे ऑस्टेयर ना वर्ड कहाँ से आता है, ऑस्टेरिटी से। ऑस्टेरिटी मतलब जो देशभक्ति, मतलब किसी भी भक्ति में लगता है, तो भक्ति को हम ऑस्टेरिटी बोलते हैं बेसिकली। तो ऑस्टेयर मतलब जो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो, बिल्कुल सिंपल हो, सोबर हो, तो दैट इज कॉल्ड। तो इसका सिनोनियम आपसे पूछा गया, मतलब सेम मीनिंग वर्ड। तो इसका सेम मीनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा। स्टर्न का मीनिंग भी होता है, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना गंभीर, तो वही होता है स्टर्न। स्टर्न बिल्कुल कहते हैं ना स्ट्रेट खड़ा हुआ, स्टर्न बिल्कुल टाइट एकदम स्टर्न हो, स्ट्रेट हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टर्न। तो उसी का जो सिनोनिम है वो क्या है, ऑस्टेयर है ना। तो ऑस्टेयर में अगर आप देखें तो STER, ये वर्ड तो यहीं से आगे भैया एक वर्ड, एक लेटर अपने पास लगा लेना, तो स्टर्न इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज। अच्छा, ये ना कुछ आपको सेंटेंस गिवन है, मतलब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। भैया गलती तो पकड़ी गई, एकदम पकड़ी गई, है ना। जो गलती करता है उसका तो कुछ ना कुछ तो वो गलती छोड़ ही जाता है। वो क्या होता है कि वुड लिखा हुआ है, वुड एक मॉडल है, और मॉडल के बाद तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना। लेकिन एक बात तो और है, हम इसे वुड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक वीक के अंदर अंदर आपका जो ब्रिज है वो तैयार हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो आप यूज कीजिए वुड बी कंस्ट्रक्टेड, या फिर यूज कीजिए विल बी कंस्ट्रक्टेड। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अनाउंस्ड दे रखा है। तो जब ये अनाउंस्ड गिवन है तो यहाँ पर वुड के बाद क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, वुड बी कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड। क्योंकि आपको ये नहीं बताना कि एरर गलत क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है एरर कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा भैया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और इसमें तो आप जब भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि भाई वुड के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें इतना ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें टाइम की भी तो बचत करनी है। तो टाइम की बचत कैसे होगी, वुड के साथ कंस्ट्रक्टेड लिखा गलत है भैया, उसको मार्क कर दो कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, बस का बात खत्म। अब आपको एक जम्बल्ड ऑर्डर गिवन है, मतलब PQRS वाले सेंटेंस है ये, तो अब आपको इसको करेक्ट मैनर में, करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है प्रॉपरली। चलिए तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको अरेंज किया जाएगा। टू एस्ट्रोनॉमर्स Johannes Kepler from Germany and Galileo from Italy supported the Copernican theory after nearly a century passed by. Copernicus' view was the sun was stationary and the earth and the planets moved in the orbits around the sun. Nicolaus Copernicus, a Polish priest, proposed a model in 1514. There are many popular theories about the solar system. Ancient people believed that the sun moved around the earth and the earth was static. कि अर्थ स्टैटिक थी और जो सन था भैया वो उसके अराउंड घूमता रहता था, जबकि ऐसा तो है नहीं, ये तो बाद में सारी चीजें पता चली। खैर वो जब भी हुआ होगा, अब इसका आपको एक पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है कि जम्बल्ड ये लिखे हुए हैं, आपको इसे प्रॉपर मैनर में करेक्ट करना होगा। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकोलस कॉपरनिकस की। A Polish priest proposed a model in 1514. View was the sun that was stationary and the earth and the planets moved in orbits around the sun. जबकि there are many popular theories about the solar system. Ancient people believed that the sun moved around the earth and the earth was static. तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना। ये तो लोग क्या मानते थे कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है, मतलब वो एक ही जगह रहती है और सन उसके अराउंड घूमता रहता है, वो ऐसा मानता था। जबकि निकोलस ने क्या करा, जो निकोलस कॉपरनिकस आए, इन्होंने क्या करा, इनका व्यू क्या था कि दैट द सन वाज स्टेशनरी, कि सन तो स्टेशनरी है, जबकि अर्थ और बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके अराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जो कि बात सत्य भी है। निकोलस कोपर्निकस, अ पोलिश प्रीस्ट, प्रपोज्ड अ मॉडल इन 1514। मतलब डी के बाद कौन आ गया, सी आ गया, फिर कौन आ गया, बी। और किसने किसने इनको सपोर्ट किया, जॉनस केपलर ने जर्मनी और गैलीलियो ने इटली से इनको सपोर्ट किया। तो वो कौन हो गए, ए हो गए। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, डी सी बी ए। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब जो सबसे पहले ये सोच रहे थे कि मैम फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम अगर देखें तो ये तीनों में ना एक ही बात बोली गई है, जबकि ये जो बात बोली जा रही है ये बिल्कुल अलग बोली जा रही है। तो या तो ये सबसे पहले आएगी या तो ये सबसे बाद में आएगी। सबसे पहले हमने इसे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ अलग थी, जबकि जो सही बात है वो बाद में निकल कर आई। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें एकदम सत्य रही और ये तीनों चीजें ये बिल्कुल भी बात सत्य नहीं थी। तो इसलिए ऐसा पहले सोचा गया था, फिर उसी को और ज्यादा रिसर्च करके चेंजेस आते गए। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिया डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ऐसे कहानी बनती चली गई। तो जैसे एक वो आता है ना, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, तो इसी तरह से सेंटेंस जुड़ते गए और पूरा पैराग्राफ बनता गया। तो ये बिल्कुल वही वाली कहानी है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlined segment in the given sentence। ये एक underlined segment मतलब कुछ words ऐसे given हैं जो underlined हैं, इसी को आपको क्या करना है, substitute करना है। तो they had eaten an apple every day for breakfast। तो they had eaten तो past की बात हो गई, जबकि यहाँ क्या बात हो रही है भैया, everyday की बात हो रही है। तो everyday की बात जब हो रही है तो वो present indefinite में आ जाएगा, सिंपल है। तो they eat हो जाएगा। देखो दे आ रहा है तो दे के साथ तो ईट यूज करोगे ना, ईट्स तो यूज नहीं कर सकते। और एवरीडे मतलब अभी भी ऐसा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे ईट हो जाएगा। तो टू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट और भी फ्रेंड्स आपके हमारे साथ जुड़ सके। ओनली ऑन रिजल्ट गुरु 2.0। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Select the appropriate antonym of the given word। अब इसका एंटोनियम बोले तो ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है। और वर्ड क्या है भैया, फेमस। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे सेलिब्रिटी है, जैसे बहुत सारे टीचर्स बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। यस ऑब्वियसली। तो फेमस का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जिनको सब ज्यादातर जानते हो, नोन हो। अब उनका ऑपोजिट क्या हो जाता है भैया, जिनको कोई ना जानता हो, तो वो कौन होता है जी,
ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट नोन, नॉट वेल नोन, जिसको कोई नहीं जानता या जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कंसंट, क्वाइट, कंसंट तो एक जो कॉन्सेंट हो गए आपके वो हो जाते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह हो जाते हैं, और क्वाइट चुप हो जाना हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा भैया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब ऑप्शन देखना है आपको जो फिल इन द ब्लैंक। अरे भैया ये ब्लैंक है, ऐसा लग रहा है लाइक कि एक पैराग्राफ हो, तो पैराग्राफ ही है ये, एक पैराग्राफ में उन्होंने एक ब्लैंक दे रखा है, तो उससे आपका वो पूछ रहे हैं, तो दिस इज नॉट लाइक, ये तो मतलब फिल इन द ब्लैंक कहाँ से भैया, चलो देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आर कंट्रीज ऑफ कंपैरेबल साइज एंड एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैव अडॉप्टेड अ decentralized organizational structure, liberal policies and a dash dispute। अब यहाँ पर एक बात देखने की है, and a dash dispute, कैसा dispute resolution mechanism deployed state of the art infrastructure and used to use the private public partnership to market domain name registration services DNS, resulting in the phenomenal growth of their country code domain name। मैंने आपको अक्सर बोला है ये बात, पहले भी बोला है, अब भी बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, हर बार बोलूंगी। कभी भी अगर आपको कोई भी तैयारी करनी है किसी कंपटीशन एग्जाम की, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और SSC, तो आप द हिंदू को पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजन ये है कि उसके जो एडिटोरियल होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके एडिटोरियल्स में से ही या उसमें जो न्यूज गिवन होती है उन्हीं में से आपको क्लॉज टेस्ट मिल जाता है, उन्हीं में से आपको जो आपका सेंटेंसेस हैं वो मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट आपको वोकैबुलरी भी वहीं से मिल जाती है। और मैं ऐसा काफी बार ऐसा करती भी हूँ, जो मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम्स कराती हूँ बाकी क्लासेस में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो वहीं से वर्ड्स लेकर आपको कराऊं। इससे क्या फायदा होगा कि इससे आपको जितने भी आपके जो वोकैबुलरी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ देख रहे हैं ना आप, तो ये जो सेंटेंस है वो वहीं से कोई एक सेंटेंस लिया होगा भैया, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं मिला, तो जहां फुल स्टॉप मिला वो लेकर डाल दिया और आपसे कह दिया कि वर्ड बताओ। वर्ड तो इतना सा है लेकिन ब्लैंक तो बहुत बड़ा है, तो इतने सारे वर्ड को अगर आप देखेंगे, इतने सारे पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, तो उसमें वर्ड तो थोड़ा सा ही आना है। तो आप कहाँ देखो, बस इसके लास्ट टाइम पे देखो, decentralized organizational structure, liberal policies and a dash dispute resolution mechanism deployed state of the art infrastructure and use the private public partnership। तो किस तरह का डिस्प्यूट होगा? पहली बात तो क्या वो शॉर्ट डिस्प्यूट होगा? नहीं। रिस्ट्रिक्टेड डिस्प्यूट तो कोई नहीं हो सकता, नैरो डिस्प्यूट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बचता कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्यूट होगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो अंडरस्टैंडिंग हो ना, जिस चीज के बारे में अंडरस्टैंड किया जा सके। तो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो शॉर्ट नहीं होगा, वो कैसा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसको समझा जा सके, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव विल बी द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इधर ही आ जाए भैया। चलिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। आपको वो सेंटेंस देखना है जो जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। तो मैंने आपको अक्सर बताया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसा हर बार हम देखते हैं कि हर शिफ्ट में, हर पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पहले वो वर्ड देख लीजिए जो चारों में रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक ही वर्ड मुझे जल्दी से नजर आ रहा है जी, ज़ोडिएक। ज़ोडिएक है जो चारों में रिपीट हो रहा है। अब ज़ोडिएक की स्पेलिंग क्या होती है? ZODIAC। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। ZODIAC फर्स्ट में गिवन है। Aries is the first sign of the zodiac। जी हाँ, of course। Many cities are named after zodiac sign। अब zodiac sign यहाँ पर देखा, तो ये तो स्पेलिंग गलत है। K साइन zodiac में नहीं आता है जी, और Y भी नहीं आता है, तो बचा कौन सा भैया? A तो करेक्ट था ही, वो तो हमने पढ़ ही लिया था, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये तो सेंटेंस भी गिवन है, गलत है। 12 मंथ्स में कहाँ होता है? वो तो जो आपके काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, कर्क वगैरह वो सब होता है ना। कर्क में कैंसर भी आ जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर उसका नाम है। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब इसमें आपसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया है। अनसेल्फिश मतलब जो सेल्फिश ना हो। इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब जो दूसरों के भले करने के बारे में सोचे, उस भलाई को क्या बोला जाता है? जो पर्सन ऐसा भला करता है वो कौन होता है? वो तो आपका हो जाता है
जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट है या फिर एल्ट्यूरिस्ट है, तो अब देख लेते हैं। कैलिबेसी नहीं भैया, कैलिबेसी तो वो होते जो कभी शादी नहीं करना चाहते। मिजन तो मतलब क्या होता है, हेट से मतलब होता है, और मिजनथ्रोपी ह्यूमन से मतलब होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी कराया भी है थोड़े दिन पहले। ईगोइज्म तो ईगो से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्टरिज्म। अब देखो एल्टरिज्म को कैसे हम देखते हैं, आप ऐसे वर्ड देखो, एक वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का बेसिकली मीनिंग होता है अदर, है ना। ऑल्टर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अदर। तो जो अदर्स के बारे में सोचे, उनके भले के बारे में सोचे, किसके भले के बारे में, अदर, जो औरों के बारे में सोचे, अपने से अलग जो हो उसके बारे में जो सोचे, उसके भले के बारे में जो सोचे, उसी को हम कौन बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं एल्ट्यूरिस्ट। और वो जिस प्रैक्टिस को वो करता है, वो जो करता है, दैट इज कॉल्ड एल्टरिज्म। तो एल्टरिस्ट क्या होता है, एल्टरिस्ट है ये, एल्टरिज्म नहीं है, दिस इज एल्टरिस्ट। ये जो मैं लिखना चाह रही थी वो मैं आपको बता रही हूँ। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट, जो दूसरों की भलाई करे, और जो भलाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरिज्म, है ना। दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड अल्टरिज्म। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, फिर से वॉइस आ गया, पैसिव वॉइस पता नहीं आपको। गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, select the option that expresses the given sentence in passive voice। मतलब ऑलरेडी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अब एक्टिव से आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। I'm going to ask all employees about the incident that took place in the canteen yesterday। इतने लंबे सेंटेंस को, इतने लेंदी सेंटेंस को देखकर आपको उसे स्किप नहीं करना, ना ही घबराना है, बल्कि क्या करना है, आपको सीधे सीधे अपने दिमाग पे जोर डालना है। कैसे, आइए देखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखने की जरूरत है कि भैया एम गोइंग आ रहा है, आई एम गोइंग टू आस्क ऑल द एम्प्लॉइज, ना, आई एम गोइंग टू आस्क, बस इतनी चीजें ध्यान रखो। अब ऑल द एम्प्लॉइज आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ऑल द एम्प्लॉइज आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ऑल द एम्प्लॉइज आर आस्क्ड, तो ये तो हुआ ही नहीं भैया। और विल गो तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, आर गॉन थोड़ी ना होगा, क्या हो जाएगा, आर गोइंग टू बी आस्क्ड। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर गोइंग एज इट इज आ गया, गोइंग टू बी आस्क्ड, तो सेकंड विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। समझ तो गए होंगे आप करना क्या चाहते हैं इसमें। आपको एक ब्लैंक के लिए 4 वर्ड्स गिवन होंगे, आउट ऑफ विच वन ऑप्शन इज करेक्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये क्लॉज टेस्ट है, तो एक ब्लैंक के 4 वर्ड आपको गिवन है, और उन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले आ गया, सिलेंडर सैट फॉर अ वाइल डैश द टेलीफोन आफ्टर अरमांस्की हंग अप। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ब्लैंक में कौन से वर्ड हैं जो कि हमसे फिल कराना चाहते हैं। भैया इधर ही आ जाता, चल कोई नहीं, वहीं पर है तो वहीं रहो, हम वहीं पर आ जाते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, टू बी होल्डिंग, होल्ड्स, होल्डिंग या होल्ड, क्या आना चाहिए, टू बी होल्डिंग, होल्ड्स, होल्डिंग या होल्ड। तो अब देख लेते हैं, सिलेंडर सेट फॉर अ वाइल डैश द टेलीफोन आफ्टर आर्मांस्की हंग अप, मतलब हंग अप मतलब कॉल को कट कर दिया जब तक उसने ऐसे किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइल होल्डिंग द, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, होल्डिंग द टेलीफोन, शी वेंट टू हर वर्क कॉर्नर इन द लिविंग रूम डैश लुक्ड एट द नोट्स। देखते हैं सेकंड में क्या है, एंड सो बट ऑल्दो, एंड सो बट ऑल्दो। चलिए देख लेते हैं क्या आना चाहिए, She went to her work corner in the living room and looked at the, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, and आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, and looked at the, notes she had pinned up on the wall and the papers she had dash on the desk। अब पेपर she had, देखो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रॉप्ड, अपलोडेड, कट, डाउनलोडेड। तो उसने क्या किया था उनको, क्या उसने पेपर को कट किया था, अपलोडेड किया था,
एक बार फिर से इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा इसे करने में। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अच्छा इसके ऑप्शंस कुछ और है, सॉरी हमने ऑप्शन जो देखे ना वो किसी और के देखनी है। तो थर्ड वाले के ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड वाले के ऑप्शन है टैग्ड, और सेकंड ऑप्शन है स्लैग्ड, स्टैग्ड, और जी एक ऑप्शन है माउंटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्टैग्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैग्ड। शी हैड स्टैग्ड ऑन द डेस्क, मतलब उस पे ऐसे करके, जैसे एक उसके ऊपर ना कोई भी एक आप कह सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट, जो एक वेट उस पर रख देते हैं, मुझे आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, मतलब कुछ भी उसके ऊपर ऐसे रख दिया तो उसको एक वहीं पर टक कर दिया, मतलब वो हिले ना। What she had managed to collect was mostly press cuttings and articles। अब इसमें जो ऑप्शंस थे वो क्या थे, क्रॉप्ड, अपलोडेड, डाउनलोडेड एंड कट। तो आर्टिकल्स डैश फ्रॉम द इंटरनेट, तो उन्होंने क्या किया था, उनको कहां से, इंटरनेट से। इंटरनेट से क्या करते हैं भैया, डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोडेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में देख लेते हैं, took the papers and dropped she took the papers and dropped dash in a desk drawer। तो किसको ड्रॉप कर दिया उन्होंने, that it them या फिर they। तो यहाँ पर ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, them हो जाएगा। ठीक है, took drop them, तो फिफ्थ क्या ऑप्शंस क्या है, them है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेल ये तो था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट पेपर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि 25 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो द आंसर्स ऑफ इट। चलिए तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट, अच्छा ये तो हमने अभी वर्ड्स को फिल कर ही दिया है। ट्वेंटी सिक्स पे आ जाते हैं। वेट ए कॉल है, लेट मी, यस देखो यहाँ पर क्या पूछे, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो आप ग्रामेटिकल एरर बताना है। व्हेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम यू मे वेंट आउट टू प्ले। तो व्हेन यू हैव वर्कड आउट, वेंट आउट टू प्ले दिस सम यू मे। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या एरर होना चाहिए। तो व्हेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू मे वेंट आउट। तो मैं इसे अगर आप देखूं, you may went out to play, when you have worked out this sum, जब आपने इस sum को worked out कर दिया गया होगा तो you may went out to play। तो यहाँ पर देखो you have worked out, तो ये you may go होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, may के बाद went यूज करा हुआ है, modal के बाद तो verb की फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं है, तो यहाँ पर went out में ही एरर हो जाएगा। तो वेंट आउट गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड में सेकंड आंसर गलत होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या गलत है, आपको में मोडेल है, मोडेल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, तो वेंट यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। गोइंग टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूजडे is the ritual that has been followed by generations in my family। going to the weekly market in every Tuesday। तो इन एवरी ट्यूजडे कभी नहीं होता। देखो कभी भी अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम की बात करें, मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो उनके लिए हम यूज करते हैं ऑन। मतलब अगर आप कभी भी बात करते हैं डे की या डेट की तो हम उनके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं रादर इन। तो ऑन का प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ इन। तो यहाँ पर इन एवरी ट्यूजडे नहीं होगा, मार्केट एवरी ट्यूजडे। इनफैक्ट जब आप एवरी लास्ट इस तरह का वर्ड यूज करते हो तो कोई प्रपोजिशन यूज करते ही नहीं हो, तो इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आप क्या लिखोगे,
going to weekly market every Tuesday is the ritual that has been followed by generations in my family. तो on का भी हमें यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, इनका भी नहीं करना, इनफैक्ट कोई भी preposition की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला. थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. मतलब थर्ड पार्ट में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना. आपको एंटोनियम बताना है. किसका एंटोनियम बताना है भाई? डिस्पेयर का एंटोनियम बताना है. तो डिस्पेयर का एंटोनियम जल्दी से बताइए मुझे क्या होना चाहिए. ये डिस्पेयर का एंटोनियम हो जाएगा आपका. डिस्पेयर मतलब जब आप बिल्कुल भी किसी चीज के लिए आपको कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पेयर. तो डिस्पेयर का जो एंटोनियम मतलब ऑपोजिट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा? होप हो जाता है. डिस्पेयर मतलब बिल्कुल डिप्रेस हो जाना, बिल्कुल जब कोई उम्मीद ना रह जाए, है ना. तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी होप. तो सी विल बी द सॉरी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है. तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें क्या है. ऑडियंस, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पिटेंस, अटेंडेंस. तो बताइए क्या इसका करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए. ऑब्वियसली ऑडियंस, AUDI, यस. सर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑडियंस की स्पेलिंग तो मुझे सही नजर आ रही है. ऑडियंस नहीं, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑडियंस नहीं होगा भैया. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अटेंडेंस. अटेंडेंस की स्पेलिंग गलत है. ATTENDANCE. तो अटेंडेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. तो यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी. चलिए तो लेट मी हैव सम टी. और इसके बाद हम अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. हाँ, वेक्स का आपको एंटोनियम बताना है. वेक्स का जो एंटोनियम हो जाएगा दैट विल बी वेन, है ना. वेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मतलब फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये करेक्ट आंसर इसका हमारा ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. It was apparent that the girl was heading into a serious disaster. अब इस heading into की जगह क्या फिल किया जाना चाहिए? That you have to tell me. चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. यस इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये एक तरह से एक फ्रेजल वर्ब है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा सेंटेंस में जो गिवन है वो क्या है. यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या है. इट वॉज अपेरेंट दैट द गर्ल वॉज हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर. की हेडिंग किस में हो रही है? वो सीरियस डिजास्टर में. तो हेडिंग इनटू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हेडिंग फॉर हो जाएगा. हेडिंग फॉर अ सीरियस डिजास्टर. तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ज्यादा इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो भैया जो फर्स्ट वर्ड है ना यही गलत है. कैंगारू की स्पेलिंग क्या होती है? KANGAROO. कैंगरू, है ना. तो ये स्पेलिंग हो जाती है. नेक्स्ट आ जाते हैं. सब्सटीट्यूट बताना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का. अब क्या है भैया ये? ही रिक्वेस्टेड द बैंक टू गिव हिम मोर टाइम as at present he was unable to pay his debts.
तो वो क्या है कि अभी वो क्यों पे नहीं कर पा रहा है अपनी डेब्ट्स को। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसका बताना है कि वो डेस्टिट्यूट है, मेटिकुलस है, बैंकक्रप्ट है या रेकलेस है। देखो अगर हम डेस्टिट्यूट की बात करें तो डेस्टिट्यूट का मतलब हो जाता है जो बिल्कुल पुअर और नीडी हो, है ना, जिसको जरूरत हो। वो क्या कह रहे हैं कि वो अभी अपना जो अमाउंट है, अपना जो डेप्ट है, उसको वो पे नहीं कर पा रहा है। डेस्टिट्यूट तो बेचारा वो हो गया जो पुअर है, नीडी है, परेशान है ना। और जबकि मेटिकुलस, रेकलेस, इसका भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता। सीधे सीधे जब कोई अपनी अनेबल टू पे द डेब्ट्स है तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब डार्क हॉर्स का आपको ईडियम बताना है कि डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या होगा। वेल यहाँ पर अगर हम डार्क हॉर्स की बात करें तो डार्क हॉर्स का मीनिंग हो जाता है कोई भी, देखिए डार्क हॉर्स का मतलब हो जाता है जैसे अगर कोई भी जना कोई चीज को जीत जाए और आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपने सोचा ही नहीं था कि वो कभी ऐसा भी करेगा, मतलब वो कभी जीत भी सकता है। तो वो क्या हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसको एक्सपेक्ट ना किया जा सके वही विन कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स, है ना, उसको हम डार्क हॉर्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको पैसिव वॉइस बताना है। एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द पीपल विल मेक हिम द लीडर। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखो, विल मेक, तो विल बी मेड हो जाना चाहिए, बस इतना सिंपल है। तो यहाँ पर देखें हैड बीन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वॉज मेड का रिक्वायरमेंट नहीं है, पीपल मेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विल बी मेड। मैंने आपको पहले ही बताया कि विल बी मेड पे आपको जाना था, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको सीधे सीधे वर्ब के अनुसार देखना है कि इसे कैसे वर्ब में चेंज कर सकते हैं। आई नो हिम, पैसिव वॉइस बताना है। अब जैसे ही नो आता है, नो के बाद आपको क्या देखना है कि नो के बाद आप हमेशा टू का प्रयोग करोगे, नोन टू। तो ही वॉज नोन टू मी, ये हो जाएगा। तो ही इज नोन टू मी, अच्छा आई नो हिम है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ही इज नोन टू मी होगा, है ना। तो ही इज नोन टू माई सेल्फ नहीं हो सकता, ही इज नोन टू मी, ये करेक्ट हो जाएगा। आई एम नोन टू हिम का मतलब नहीं बनता, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, उसको आपको इंप्रूव करना है, मतलब वो गलत लिखा हुआ हो सकता है। महात्मा गांधी इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मच पॉपुलर ऑथर्स ऑफ आवर टाइम्स। जैसे ही आ जाता है वन ऑफ द, तो आप हमेशा याद रखिए इनके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी। तो मच की जगह हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट पॉपुलर। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और आपको उसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो आप खुद भी सोचना, आप सब में से एक की बात करोगे या कुछ में से एक की बात करोगे। सब में से एक की बात करोगे तो मच ऑफ द की जगह क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द हो जाएगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Again, ये इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, that you have to correct. Sheila is trying for a job since last year. अब since आ गया, लास्ट ईयर आ गया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम से काम चला आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपका कंटिन्यूस में नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूस में बनता है और उसके साथ टाइम आ जाए तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये वॉज ट्राइंग नहीं होगा, हैव शी के साथ, शीला सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता, नो सब्स्टिट्यूशन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की तो रिक्वायरमेंट है। तो हैज बीन ट्राइंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखा जाए तो अब 2 जून के अगर आप पेपर की बात करें तो आई थिंक कि इसके तीनों ही शिफ्ट सिंपल और अच्छे आए हैं एज कंपेयर टू दोज दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम 3rd जून एंड 10th जून, 9 जून, उनसे थोड़ा बहुत सिंपल ये काफी आया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कुछ वर्ड को डिलीट कर दिया गया है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सेंटेंस देख लेते हैं। गिफ्टिंग इज जनरली टेकन टू बी द इजीएस्ट एक्ट टू डैश if only you have the heart to part with something in your dash। तो भैया इसका देखते हैं अब क्या होना चाहिए आंसर। समथिंग इन योर
देखो, गेटिंग इज जनरली, सॉरी, गिफ्टिंग इज जनरली, गिफ्ट करना किसी को जनरली क्या है, टेकन टू बी द इजिएस्ट एक्ट टू, ये सबसे ज्यादा इजिएस्ट है। फॉरसेक, फॉरसेक तो हो नहीं सकता। फॉरगिव, किसी को माफ करने का नहीं भैया, गिफ्ट देना है। इजिएस्ट एक्ट टू क्या हो जाएगा, परफॉर्म, है ना, ये सबसे ज्यादा इजी तरीका है किसी चीज को परफॉर्म करने का। इफ ओनली यू हैव द हर्ट टू पार्ट विद समथिंग इन योर, कोई भी चीज से, ये सबसे ज्यादा इजी कब है, किसी को गिफ्ट देना सबसे ज्यादा इजी कब है, जब आपके पास जो चीज है वो आप किसी दूसरे को देने से, मतलब अपने पास जो चीज है उसे दूसरे को आप देकर क्या करोगे कि वो करना आपके लिए सिंपल हो जाए, मतलब वो आपकी कैपेसिटी में हो, मतलब आपकी नीयत में हो एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोजीशन। तो ये परफॉर्म एंड पोजीशन, ये सबसे ज्यादा करेक्ट इसमें सूटेबल ऑप्शन हो जाएंगे। तो लाइन की गहराइयों को समझो, बड़ी अच्छी लाइन है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज अ डैश इन शाइनिंग आर्मर, तो बताइए क्या हो जाएगा, ही इज अ निट, ही इज अ नाइट, ही इज अ नाइट NIGHT वाला, और ही इज अ KNIGHT वाला, नाइट। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यस, देखो, नाइट तो रात हो गई, तो ये तो होगा नहीं, हम KNIGHT नाइट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने नाइट राइडर्स भी सुना होगा, है ना, तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी आपने सुना होगा, तो नाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट बेसिकली उनके लिए यूज करा जाता है जो हॉर्स पे जाकर राइड करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी राइड करते हैं, तो नाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको पैराग्राफ को जंबल्ड ऑर्डर में अरेंज करना है, बताइए जी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जंबल्ड ऑर्डर में कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। पहले देख लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या है, तो एक बार सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। हाउएवर आफ्टर स्टडिंग द मिथ्स साइंटिफिकली, अब जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका हाउएवर से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट सेंटेंस तो होगा नहीं। मोरओवर इट इज रॉन्ग, मोरओवर मतलब इससे पहले कोई ना कोई तो बात कही गई होगी, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब मिथ्स हैव always been regarded as a complex and intriguing aspect in human life, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि डी में भी क्या गेम है, इन मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड दे आर, अब ये दे कौन है भाई, तो हमारा जो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सी होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो मुझे आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आंसर तो मुझे मिल गया, जिस जो स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी से तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज 4, है ना। तो हमें और कुछ ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो हमारे पास सी तो करेक्ट आंसर हो गया, सॉरी 4 तो करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन फिर भी सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो ह्यूमन लाइफ इन मॉडर्न साइंटिफिक दे आर एसेंशियली सीन एज समथिंग अनसाइंटिफिक एंड मीनिंगलेस, however studying the myths scientifically only a simpleton find them irrational or worthless, moreover it is wrong to analyze myths on the yardstick of their factual accuracy as they were designed to serve a greater deeper purpose, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा CDAB, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ये एम्बीडेक्स्ट्रस वाला काम आज करते हुए मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास। बी लाइक चॉक एंड चीज, क्या बात है, एक मीनिंग है, एक ईडियम है, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। बी लाइक चॉक एंड चीज, चीज तो भैया खाने वाली चीज है, चौक, चौक तो खाने वाली चीज नहीं है। हाँ कुछ लोग मैंने सुना है चौक भी खाया करते हैं, बट बेसिकली चौक भैया खाने वाली कोई चीज नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद देखो, जो चीज है वो एकदम अलग चीज है, चीज मतलब जो खाने वाला होता है, जो पिज्जा में भी होता है, आपके बर्गर में भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौक जो लिखने वाली चीज है ना, जैसे पहले हम लिखा करते थे बोर्ड पे, कुछ लोग ऐसा करते थे वैसे, मतलब इतने बातें हम नहीं करेंगे। बी एब्सोल्युटली लोनली, नहीं भैया, बी एब्सोल्युटली रिच, तो ना तो चीज खाने वाले तो फिर भी रिच कह सकते हैं, चौक यूज करने वाले कहाँ रिच रहेगा भैया। बी एब्सोल्युटली डिसेप्टिव, नहीं। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, अगर देखें तो ये दोनों चीजें आपस में डिफरेंट हैं, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दे बोथ
both of these things are different to each other, different from each other. Select the most appropriate antonym of the word lead from the given sentence. मतलब इस sentence में lead का एक antonym given है, opposite given है, but इन sentence में जो word है उनमें से एक word इसका antonym है that you have to identify. All the class monitors are asked to follow the guide who was there to manage and control their visit to Yamuna Biodiversity Park. तो आपको लीड का एंटोनियम बताना है और जो ऑप्शंस गिवन है वो है कंट्रोल, फॉलो, गाइड और मैनेज. देखो लीड का मतलब होता है किसी चीज को एक लीड करना, मतलब सबसे आगे रहना, या किसी को आप एक तरह से गाइड कर रहे हैं, तो वो तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया. और आपको इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. तो लीड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, देखो लीड का मतलब होता है किसी को आप, जैसे आप सबसे पहले हैं और आप सबके लीडर बने पड़े हैं, मतलब आप सबको गाइड कर रहे हो कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है, मतलब सब आपको फॉलो करेंगे, आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे. तो यहाँ पर जो इसका सही शब्दों में, सीधे शब्दों में जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉलो करना. हम लीड कर रहे हैं, हमें दूसरे फॉलो करेंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे. तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर मैं गाइड की बात करूं तो गाइड को तो इसका बिल्कुल सिनोनियम जैसा हो गया, नॉट एन एंटोनियम. ठीक है, मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो ये तो अगर आप तीनों देखेंगे तो इसके सिनोनिम जैसे हो जाएंगे, एंटोनियम नहीं रहेंगे. आई हैड गेट बैक फ्रॉम हैदराबाद लास्ट मंथ. अब गेट बैक का मतलब क्या हो जाएगा, लौट आ जाना. तो इसमें क्या कर सकते हैं, आई गॉट बैक फ्रॉम. अब देखो जैसे लास्ट मंथ की बात होती है तो लास्ट मंथ जहां पर आ जाए तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट. जब हमें टाइम ऑफ एक्शन पता हो, टाइम ऑफ एक्शन जब हमको पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट. यहां पर क्या हो जाएगा, गॉट बैक फ्रॉम. आई गॉट बैक फ्रॉम हैदराबाद लास्ट मंथ. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सेलिब्रियस. सेलिब्रियस का सिनोनियम आपको बताना है. तो सेलिब्रियस का मीनिंग क्या हो जाता है, पहले तो वो देख लेते हैं. तो सेलिब्रियस का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सेलिब्रियस का जो मीनिंग हो जाता है, देखो एक वर्ड है सेलिब्रियस, आप इसे ऐसे याद करते हैं सेलिब्रिटी. तो सेलिब्रिटी मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा नहीं, आप इसे सेलिब्रेट से वो करो, सेलिब्रेट से आप वो करो. सेलिब्रेट जब करोगे आप, जब मान लो आपको कोई फायदा हुआ हो तभी तो आप सेलिब्रेट करोगे. तो जब आप क्या रहे होंगे, आपको बेनिफिशियल, जो चीज बेनिफिशियल हो दैट इज कॉल्ड सेलिब्रियस. तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉज टेस्ट आ गया अगेन. व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर डैश ओवर माय फेलियर टू कीप फ्रॉम हैविंग. तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसके पहले ऑप्शन दिखा देती हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर डैश ओवर माय, तो स्मिकिंग, सल्किंग, ग्रिनिंग या क्लैपिंग. तो क्लैपिंग ओवर माय फेलियर टू कीप, या फिर चलिए इसके वर्ड मैं आपके लिए यहीं पर लिख देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा इसको आइडेंटिफाई करने में. तो फर्स्ट का ऑप्शन है, फर्स्ट के ऑप्शन है सल्किंग, उसके बाद ग्रिनिंग, क्लैपिंग. अब कोई भी अपने फेलियर पे क्लैप तो करेगा नहीं भैया, या फिर स्मिर्किंग. यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूं तो आ जाएगा दे सल्किंग. तो सल्किंग यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. सेकंड ब्लैंक देख लेते हैं. अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार. व्हाइल आई वाज सिटिंग देयर ओवर माय फेलियर, ओवर माय फेलियर सल्किंग. सल्किंग का मतलब होता है कि किसी चीज को आप मतलब मानने से एकदम, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मतलब आप खुश होने से ना कर दो, तो ऑब्वियसली सल्किंग होता है एक तरह से उदास हो जाना. तो सल्किंग ओवर माय फेलियर कीप टू कीप फ्रॉम हैविंग टू स्पेंड ग्लिस्टरिंग. अब देख लेते हैं सेकंड के लिए ऑप्शन क्या है. आर्स, मी, माई, माइन. बड़े अच्छे से ऑप्शन. तो सेकंड के ऑप्शन देख लेते हैं. ग्लिस्टरिंग माई समर मंथ्स या आर समर मंथ ऑन द फ्रिकिंग कोट ऑफ आर्चर. तो इसके हो जाएंगे माई, आर्स, मी या माइन.
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माई समर मंथ्स। तो माई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड की क्या है, ग्रैंडमेयर स्टार्टेड डैश मी फ्रॉम द फोन। तो डैश मी फ्रॉम द फोन, तो यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड के ऑप्शंस क्या है, डिस्कंसर्टिंग, बैकनिंग, अपसेटिंग या डिसमिसिंग। तो इसके ऑप्शन से एक बार मैं लिख देती हूँ। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका, देखो थर्ड के मैं आपको ब्लैंक लिख देती हूँ आपके लिए एक बार, तो इनको हम रब कर देते हैं एक बार और बाकी ब्लैंक्स मैं आपके लिए लिख देती हूँ। थर्ड के जो ऑप्शन है वो मैं आपके लिए लिख रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको फिर इजी हो जाएगा इसे करना। तो थर्ड के ऑप्शन है आपके पास डिसमिसिंग, अपसेटिंग, ये थर्ड के ऑप्शन है जो मैं लिख रही हूँ आपके लिए, बैकनिंग, या फिर डिस्कंसर्टिंग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शी केप्ट सॉरी स्टार्टेड डैश मी फ्रॉम द फोन। तो फ्रॉम बैकनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैकनिंग मी फ्रॉम द फोन, शी कैप्ट। अब फोर्थ के ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, शी कैप्ट, पिक्विंग, स्नैपिंग, पीरिंग, टैपिंग। तो यहाँ पर देखो फोन की भी बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, भाई फोन को क्या करा जाता है, टैप हो जाता है ना, फोन को टैप किया जाता है। तो शी कैप्ट टैपिंग हर फिंगर्स। टैपिंग मतलब जैसे आप क्या करोगे कि ऐसे करके, टैपिंग तो मतलब इस तरह से फोन पे वो करते रहते हैं ना कि बटन ऐसे घुमाते रहते हैं, मतलब ये करो फिर ये वाला नंबर मिलाओ, फिर ये वाला नंबर मिलाओ, फिर ये वाला नंबर मिलाओ। तो उस पर जो टैप करना, दैट इज कॉल्ड टैप करना, है ना। तो टैपिंग हो जाता है ऑन द फोन टू कैच माई अटेंशन, ताकि मैं उसको अटेंशन प्रोवाइड करूँ। आई जस्ट सेट दे आर ब्लिंकिंग एट हर अंटिल फाइनली शी पुट हर हैंड ओवर द रिसीवर एंड डैश सो दैट नो बडी लिसन्स, एमेलिया इन माई बेडरूम देर इज समथिंग फॉर यू। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्थ के ऑप्शन क्या है। फिफ्थ के ऑप्शन है कमेंडेड, चीयर्ड, लॉडेड, हिज्ड। तो अब देखो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा, ताकि कोई सुने ना, तो कोई सुने ना तो किस तरह की वॉइस कोई निकालेगा, बिल्कुल मतलब एक तरह से विस्परिंग वॉइस, तो बहुत ही ज्यादा साइलेंट वॉइस, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे चुपके से बोलना धीरे से, इस तरह से, है ना, कि कोई भी सुन ना पाए इसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज्ड हो जाएगा। जैसे तो मतलब एक तरह से छोटा सा विस्पर करना बस, है ना, तो कॉल्ड हिज्ड, so that nobody listens and Amelia in my bedroom there is something for you। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था, दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर, कि थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए और किस तरह से हमको उनका सॉल्व करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप फौरन मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू इन द नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम पेपर। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसमें आंसर होगा। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया। बोले तो आपको फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है क्लॉज टेस्ट की तरह। फिल इन ईच ब्लैंक मतलब यहाँ पर दो ब्लैंक है, उसमें आ जाएगा। तो आई सजेस्टेड हर टू डैश डेट्स, अब दो तरह की डेट्स उन्होंने दी हैं, बोथ इन द कमिंग मंथ, एक तो है जो कि दोनों किसमें कमिंग मंथ में है, एंड जस्ट अ फ्यू डेज, और वो फ्यू डेज मतलब उन दोनों में जो थोड़ा बहुत गैप रहा होगा वो शायद फ्यू डेज का रहा होगा, फ्रॉम ईच अदर टू स्टार्ट हर सिंगिंग प्रैक्टिस। तो अलार्मिंग डेट्स, नियर फ्रॉम तो आएगा नहीं, अलार्मिंग डेट्स तो शॉकिंग डेट्स हो गई, तो शॉकिंग डेट्स थोड़ी ना होंगी कोई भी। एडवर्स डेट्स दी हैं तो एडवर्स थोड़ी ना डेट होती है भैया, डेट तो सही होनी चाहिए ना, एडवर्स कहाँ से हो जाएंगी। ऑल्टरनेटिव डेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक, मैंने दो ऑल्टरनेटिव डेट दी हैं। और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फ्यू डेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर मतलब वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत दूरी पर है ना, मतलब थोड़ा बहुत गैप लिए हुए हैं। तो फॉर दिस थ्री वर्ड बी द सुटेबल ऑप्शन, थर्ड विल बी द सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहेरेंट पैराग्राफ मतलब आपको ये एबीसीडी वाला ही दिया हुआ है, पैसेज गिवन है जिसको आपको रीअरेंज करना है प्रॉपर मैनर में। So people can get in touch with the larger global community by communicating and sharing their views in social media. Furthermore, this provides a furthermore मतलब ये तो हमारा बी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। Smartphones have become a very important form of communication these days. Yes, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सी हो सकता है। It is impossible for a rational
person to deny the advantages of smartphones as they are devices suitable for a wide variety of tasks. तो हमारे पास जो करेक्ट है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी सी, है ना। और सी के बाद अगर हम देखें तो या तो सी के बाद आना चाहिए ए या फिर सी के बाद आना चाहिए डी। यस, जबकि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सी के बाद बी आ रहा है, एक सी के बाद डी आ रहा है। अगर मैं इसको बात करूं सी के साथ डी को अटैच करने की, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ रेशनल पर्सन टू डिनाई द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन्स एज दे आर डिवाइसेस सुटेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क्स, पीपल कैन गेट इन टच। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो कोई भी लोग इसको, कोई भी इंसान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उनका एडवांटेज है। तो यहाँ पर अगर हम सी के बाद देखें तो पहले डी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब इन्होंने इसके एडवांटेजेस बताने शुरू कर दिए कि पीपल ग्लोबली सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं। और ए में फर्दर मोर, मतलब इसके बाद बी में ऑप्शन में इनका और भी इसके एडवांटेजेस बता दिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज सी डी ए बी। तो ये मेरी अप्रोच है करने की कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड सेंटेंस आप ढूंढो। और एक और चीज, आप एक बार ऑप्शंस पे जाकर उसे गो थ्रू कीजिए कि सी ऑप्शन से हमारे कौन कौन से ऑप्शंस बन रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ सकता है, उसी से आपको स्टोरी को फ्रेम करना है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो यही रहेगा। तो दैट विल बी सी डी ए बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम आपको बताना है, तो डेसिडरेट, डेसिडरेट का एंटोनियम आपको बताना है कि एंटोनियम क्या होगा। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो डेसिडरेट का एंटोनियम क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। यहां पर आपको वर्ड गिवन है, वेट, यस, आपको बताना है डेसिडरेट का एंटोनियम क्या होगा। देखो डेसिडरेट में आपने वर्ड देखा, तो डेसिडरेट में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डेसिडरेट यहाँ पर जो वर्ड बन रहा है इसी से वर्ड बन जाएगा। डेसिडरेट मतलब होता है किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, मतलब किसी को ना मानना, कुछ भी, है ना। तो कंसिडर ना करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड, मतलब किसी को डिसरेस्पेक्ट करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वारल करना, मैंडेट करना, एक्वायर करना नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, दैट इज, मतलब एंटोनियम आपको इसमें बताना है। तो डेसिडरेट का जो एंटोनियम क्या हो जाता है, किसी को डिसरिगार्ड करना। अच्छा, डेसिडरेट का बेसिकली मीनिंग रेस्पेक्ट नहीं होता, डेसिडरेट का मीनिंग होता है किसी को रिगार्ड करना, कंसिडर करना, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज टू डिसरिगार्ड समवन, है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। ये इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, बनालिटी। बनालिटी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाईलाइटेड वर्ड का, अब इसमें मैं हाईलाइटेड वर्ड बता देती हूँ आपको क्या होगा। द लिटिगेंट विश दैट जस्टिस वुड प्रिवेल। तो इसमें जो आपका हाईलाइटेड वर्ड है वो है लिटिगेंट। तो लिटिगेंट की जगह और क्या आ सकता है, तो आपको उसका सिनोनिम बताना है। तो लिटिगेंट की जगह आ सकता है पिटिशनर। पिटिशनर विश दैट जस्टिस वुड प्रिवेल, है ना। तो लिटिगेंट की जगह पिटिशनर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पिटिशनर वो होता है जो पर्सन किसी चीज की कंप्लेन करता है, या आप कह सकते हैं कि जो पिटिशन को दायर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन एक्टिव वॉइस, मतलब आपको क्या बताना है, जो गिवन सेंटेंस है उसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है, मतलब ऑलरेडी पैसिव में। द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड। अब विल बी पब्लिश्ड आ गया तो आप सीधे कहीं और मत जाइए, विल बी पे आ जाइए कि विल बी पब्लिश है तो भैया विल रहा होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी। तो पैनल विल हैव पब्लिश्ड ये नहीं हो सकता, वुड हैव नहीं आएगा, वॉज टू नहीं आएगा, बचता क्या है, विल पब्लिश। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे वर्ब से आंसर देखना है। एक्टिव पैसिव का यही फंडा है और ये सबसे ज्यादा सिंपल है। ग्रीन आइड विद हिज सक्सेस, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। तो ग्रीन आइड का मीनिंग हो जाता है भैया किसी से जेलस होना, है ना, किसी से जेलस होना। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी से जलना, उसके लिए हम लोग ग्रीन आइड यूज करते हैं। नेक्स्ट,
ओके, द प्लेयर सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्सर्शन, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है या हाईलाइटेड वर्ड है आपका एक्सर्शन, और आपको इसका एंटोनियम बताना है। तो एक्सर्शन का जो एंटोनियम हो जाएगा दैट विल बी इनएक्शन, है ना। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्रिकेटर इन सबलाइम फॉर्म, तो आपको इसको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो सबलाइम का एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से बताइए, सोचिए एक बार, ध्यान दीजिए कि क्रिकेटर इज इन सबलाइम फॉर्म, सबलाइम फॉर्म कौन सी होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यस, सबलाइम फॉर्म, देखो क्रिकेटर को पूछे बोला गया कि वो सबलाइम फॉर्म में है। सबलाइम किससे वर्ड बनता है, ये होता है इंफीरियर से, तो इंफीरियर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर तो होगा ही नहीं, बचा क्या सुपीरियर और इंफीरियर। तो सबलाइम मतलब जो सब में आ जाए, सब्जेक्ट मतलब जो कम में आ जाए, एक होता है ना सब पार्ट्स, तो सब क्या होता है डाउन में होता है, जूनियर में होता है, तो वो इंफीरियर हो जाएगा। तो इंफीरियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब आपको मीनिंग बताना है एक ईडियम का, बड़ा अच्छा वर्ड है चार्ली हॉर्स। आपको इससे पहले याद होगा तो हमने एक करा था डार्क हॉर्स। तो अब चार्ली हॉर्स का मीनिंग क्या होगा दैट यू हैव टू टेल मी। इज इट वेरी फास्ट, लकी, क्रैम्प और कनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रैम्प। क्रैम्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ली हॉर्स मतलब क्रैम्प। अब इसमें आपको क्या बताना है, एक्टिव वॉइस में बताना है द नेशनल फ्लैग वॉज होइस्टेड बाय द मिनिस्टर। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना भैया, वॉज होइस्ट मतलब पास्ट की बात आ रही है, तो वॉज होइस्टेड नहीं होगा, होइस्ट नहीं होगा, होइस्टेड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल होइस्ट नहीं होगा, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे सीधे थर्ड को मार्क कर देना है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें से एक ऑप्शन को आपको देखना है कि जो इस ब्लैंक में फिल किया जा सके। प्रेरणा इज इन अ ग्रेट डैश अबाउट वेदर टू गो फॉर द पार्टी और नॉट। वो बड़े कंफ्यूजन में एक तरह से कि वो पार्टी में जाए या ना जाए। तो ये क्या है, एक डिलेमा को शो कर रहा है, एक कंफ्यूजन को शो कर रहा है। तो मैं तो आंसर ही बोल दिया इसमें, क्या पेन में थोड़ी, दर्द में थोड़ी, भैया पार्टी में जाना कहाँ से दर्द हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अगेन आपको मीडियम सॉरी ईडियम है उसका मीनिंग बताना है। फॉर द टाइम बीइंग द लिबरल्स सीम टू हैव कैरिड द डे। तो कैरिड द डे एक ईडियम है जिसका आपको मीनिंग बताना है। यस, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो फॉर द टाइम बीइंग द लिबरल्स सीम टू हैव, मतलब आज के समय में ऐसा लगता है जो लिबरल्स हैं उन्होंने ही क्या किया हुआ है, यस, अनपॉपुलर, पॉपुलर, विनिंग या डिस्पाइस्ड। तो उन्होंने ही दिन को जीता हुआ है। विनिंग द डे मतलब कैरेट द डे मतलब विनिंग, विनिंग टू हैव विनिंग, है ना। सीम टू हैव बी टू हैव विनिंग मतलब वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत वॉज रूल्ड बाय थियोक्रेसी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर नॉमिनल सुजारनिटी ऑफ चाइना। अरे वाह। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो नॉमिनल तो ठीक लग रहा है, बुद्धिस्ट भी ठीक है, थियोक्रेसी या सुजरानिटी, तो इसमें बताना है आपको कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखो जो वर्ड है आपका वो हो जाएगा सुजरानिटी, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है वो हो जाती है, देखो बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है दैट इज सुजरेनिटी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, RAIN, है ना, मतलब ये वर्ड हो जाएगा SUZERAINITY। दिस विल बी द करेक्ट स्पेलिंग, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, है ना। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स। अब देखिए, आई ऑर्डर टू रिस्टोर पीस, द सजार renounced द throne इन फेवर ऑफ हिज फर्स्ट कजन। रेनंस्ड मतलब वापस उसी हक में ले ली, मतलब वापस उसी के लिए ले ली। तो रेनंस्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को त्याग देना, है ना। तो रेनंस्ड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज फर्स्ट कजन। तो आप क्या करेंगे उसका, द सजार, तो सजार ने क्या करा उसे,
abdicated, stepped, देखो सीजर ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, किसी चीज को त्याग देना, है ना। तो बलिदान नहीं दिया, सेक्रीफाइस का मीनिंग हो जाता है बलिदान देना, सेक्रिलेज नहीं होगा, स्टेप्ड का तो यहाँ पर कोई वर्ड नहीं बनता, तो ये क्या हो जाता है एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्याग देना। तो त्याग देना क्या हो जाता है, एब्डिकेट कर देना, तो एब्डिकेटेड द थ्रोन इन, एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज फर्स्ट कजन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ब्रॉस्क, बॉइस्ट्रस, ब्लिजर्ड और ब्लॉन्ड, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ये हो जाएगा आपका यस, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां पर हो जाता है आपका देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें अगर हम देखें तो वो हो जाता है ब्लिजर्ड, इसमें डबल जेड लग जाएगा, BLIZZARD, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। पैसिव वॉइस बताना है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, तो इसका आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। लाइक टू प्ले आ जाता है, मतलब ये आपकी हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, चिल्ड्रन प्लूरल है, लाइक आ रहा है, लाइक टू प्ले, तो चिल्ड्रन लाइक बीइंग प्लेड नहीं, चिल्ड्रन लाइक्ड, लाइक्ड भी नहीं होगा, चिल्ड्रन आर लाइक टू बी प्लेड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, तो यहाँ पर सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक, मतलब लाइक हमारे पास वर्ब है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो गेम्स पैसिव में पहले क्या आना चाहिए, फिर गेम्स आना चाहिए, तो गेम्स आर लाइक्ड टू बी प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल द टाइम, तो यहाँ पर लाइक्ड प्लेइंग ये नहीं होगा, है ना, चिल्ड्रन लाइक बीइंग ये नहीं होगा, गेम्स हमारा पहले आना चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, गेम्स आर लाइक्ड टू बी प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल द टाइम, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना आपको, बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब किसी को बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाना, ऑडेशियस हो जाना, तो और क्या देख सकते हैं इसका, ईगरनेस, ईगरनेस तो जल्दबाजी में आपको कहते हैं, विजडम का मतलब होता है जो बुद्धिमानी हो, है ना, हार्ड हार्टेडनेस तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाता है ब्रेवरी, इसमें ब्रेव हो जाना, तो बोल्डनेस क्या हो जाता है, इसका सिनोनिम हो सकता है ब्रेवरी, फोर्थ द करेक्ट आंसर। वन मस्ट केयर एज फॉर फैमिली मेंबर्स एज पॉसिबल, ओके, वन मस्ट केयर इसमें करने के अंडरलाइंड वर्ड जो है उसको सेंटेंस को इंप्रूव करना है, तो वन मस्ट केयर एज फॉर फैमिली मेंबर्स एज पॉसिबल, एज मोस्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, एज मोस्ट फॉर फैमिली मेंबर्स, अब देखो एज तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एज थोड़ी ना करेंगे, एज मोर फॉर फैमिली मेंबर्स, मस्ट केयर एज, अच्छा, एज मच for family members as possible, केयर एज मच एज हो जाता है, तो यहाँ पर एज मच यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही बार एज आएगा, दो बार ये एज नहीं आएगा आपका, एक ही बार एज आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका यस। तो यहाँ पर देखो जब आप करोगे ना, तो इसमें जो अंडरलाइंड है ये आपका पूरा ही है, मतलब ये वाला एज इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ, एज मच एज, है ना। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, वन मस्ट केयर एज मच फॉर फैमिली मेंबर्स एज पॉसिबल, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, यानी एक शब्द के लिए एक शब्द, पर्सन हु लीव्स हिज हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली, हमेशा के लिए अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री पर चले जाना, तो वो क्या हो जाता है जी, वेगाबोंड, वेगाबोंड होता है जो इधर उधर घूमते रहता है, नोमैड्स जैसे कि, है ना। मर्सिनरी, मर्सिनरी तो इसमें नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट, जो हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंट्री से बाहर चला जाए, तो ये एमिग्रेंट हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ नहीं होगा, इमिग्रेंट तो जो बाहर से आ जाए, है ना, किसी काम के सिलसिले में, यहाँ से जो चला जाए दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। अगेन कॉम्प्रीहेंशन आ गया आपके पास, मतलब क्लॉज टेस्ट आ गया, तो फिर से वही उन्हीं क्वेश्चंस पर हम आ गए, तो अब मैं हर एक ब्लैंक के लिए आपको वर्ड्स दिखाती रहूंगी कि इसमें क्या फिल कर सकते हैं, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। जस्ट बिफोर मिडनाइट ही पुट ऑन वार्म क्लोथ्स एंड हिज न्यू शूज एंड डैश अक्रॉस द ब्रिज, और उसके बाद वो डैश अक्रॉस द ब्रिज, पहले उसने मिडनाइट से पहले ही उसने पुट ऑन मतलब पहन लिए, क्या पहन लिए उसने, वार्म क्लोथ्स पहने, न्यू शूज पहने,
और क्या हुआ, अक्रॉस, डांस अक्रॉस, स्टॉक्ड अक्रॉस, स्लेप्ड अक्रॉस, वॉकड अक्रॉस। ऑब्वियसली वो वहां से फिर अक्रॉस द ब्रिज मतलब वॉकड, तो वॉकड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेगा ही तो भैया। ही टर्न्ड डैश द रोड, ही टर्न्ड डैश द रोड एंड अलोंग द साउंडेड व्यू द चर्च। तो अंडर द रोड, इनसाइड द रोड, ऑफ द रोड, ओवर द रोड। तो ही टर्न्ड ऑफ द रोड हो जाएगा, है ना। ही टर्न्ड ऑफ द रोड। यस, तो ऑफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही टर्न्ड ऑफ द रोड मतलब उसने अपनी रोड को बदला, रोड से वो अलग चला और किधर की साइड चला गया, अलोंग द साउंड बिलो द चर्च। जो भी चर्च के नीचे नीचे जो आवाज आ रही थी वो उसके नीचे नीचे वो चल दिया। Ice had formed on the sound and inside the old harbor, but further out he could see a darker belt of dash water. साउंड ऑफ मतलब एक तरह से जो वहाँ की रिवर या पूल तरह का बना हुआ है, तो ही कुड सी डार्क का बेल्ट ऑफ डैश वाटर। कैसा वाटर है भैया, वेट वाटर। अब वाटर है तो वेट ही होगा भैया, क्लोज वाटर, ड्राइड वाटर या ओपन वाटर। तो कौन सा वाटर हो जाएगा बताओ। आइस हैड फॉर्म्ड ऑन द साउंड मतलब जो साउंड है, जो वहां पर वो पॉन्ड है उस पर एक आइस फॉर्म हो चुकी है, एंड इनसाइड द ओल्ड हार्बर, बट फर्दर आउट ही कुड सी, लेकिन उसके आगे डार्कर, सी ए डार्कर बेल्ट ऑफ डैश वाटर। तो किस तरह का वाटर उसने देखा होगा। देखो अभी एक जगह पर क्या हो गया, पूरा पहले आइस जम गई है उस पर वाटर पे, मतलब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। फिर उसके आगे उसने क्या देखा, ओपन वाटर। ओपन वाटर का मतलब होता है कि मतलब अब उसे वाटर दिख रहा है वहां पर, मतलब वो आइस नहीं है, नॉट कवर्ड विद आइस है, तो वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि वो ओपन वाटर हो जाएगा, है ना। ड्राइड वाटर नहीं होता भैया, वाटर तो होता ही वेट है, तो उसमें लिखने के काम नहीं। क्लोज्ड वाटर भी कोई वर्ड नहीं हुआ, तो वाटर क्या हो जाता है, ओपन वाटर, मतलब उसको वहां पर वाटर दिख रहा है कि और पानी है वहां पर, आइस से ढका हुआ नहीं है। As he stood there, जैसे वो वहां पर खड़ा था, the lights on the dash of the church went out, मतलब जो लाइट थी चर्च पर वो चली गई। तो लाइट ऑन द डैश ऑफ द क्या हो जाता है भैया, आर्किटेक्चर, टनल, वेंट या फैकेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट्स ऑन द डैश ऑफ द चर्च। तो किस पे था वो चर्च के, ये जो फैकेड पे, मतलब उसकी जो छत पे जो उसको वो दिख रही थी लाइट, वो वहां से चली गई, तो फैकेड हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, फैकेड। एंड इट वॉज डार्क ऑल अराउंड हिम, और अब बिल्कुल अंधेरा हो गया उसके आसपास। इट वॉज डैश कोल्ड एंड स्टार्स फिल्ड द स्काई। अब वो कैसा कोल्ड था और स्काई कैसा था, सम कोल्ड, abundantly कोल्ड, स्पारिंगली कोल्ड या आइसी कोल्ड। किस तरह का कोल्ड था, एज इट वॉज डार्क ऑल अराउंड हिम, इट वॉज डैश कोल्ड एंड स्टार्स फिल्ड द स्काई, मतलब स्टार्स जो पूरे उसमें थे। तो किस तरह का कोल्ड था, वो बिल्कुल ऐसा कि जैसे अपने आप को ठंडा बहुत ज्यादा कर दे। तो भैया वो किस तरह का कोल्ड हो जाएगा, आईसी कोल्ड हो जाएगा। तो आईसी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आईसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेल ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए 2 जून के तीनों शिफ्ट के। थोड़े से क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वोकैबुलरी का पार्ट ज़्यादा है, जो कि हमेशा से हमने देखा भी है, बट ये वोकैबुलरी कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शन से भी आप उसको मार्क कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, है ना। और जुड़े रहिए ऐसे ही रिजल्ट गुरु के साथ, मेरे साथ, मेरी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।